Hello students, welcome to Edu Mentor प्रीति शर्मा चैनल। MPS 001 इंडिया एंड द वर्ल्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर टॉपिक्स को इतने सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझाऊँ कि जब आप थ्योरी पढ़ने बैठे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के उपागम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर लिखने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस के इंट्रो लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आप इंट्रो लिखिए, थोड़ा बहुत जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा दीजिए और फिर जो टॉपिक में जो पूछा गया उसको आप पॉइंट टू हेडिंग टू हेडिंग सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और एंड में जब सारा आंसर आपका कंप्लीट हो गया है तो कंक्लूज़न भी लिखना ना भूलें। जब आप एक सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर को भी लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के आए हैं और आप एक MA लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रस्तावना लिखा है, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के उपागम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे टॉपिक का थोड़ा बहुत इसमें मैंने इंट्रो में लिख दिया है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति के उपागम जो है, सबसे पहले समझिए कि उपागम का मतलब क्या होता है। तो उपागम का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, है ना। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है, इतना तो आप मानते हैं। तो देखिए, रियलिस्ट अप्रोच कहता है कि देश सबसे पहले अपनी नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को देखें, है ना। देश जो है सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को देखें, अपनी सिक्योरिटी, अपनी देश की सिक्योरिटी को देखें। मान लीजिए भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है या चाइना या पाकिस्तान के संबंधों को मैनेज करना है, तो यहाँ मॉरलिटी से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट काम करता है। ओके, यथार्थवादी उपागम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक हैंस मॉर्गनथाउ और केनेथ वोल्टेज माने जाते हैं। इस उपागम के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। भारत की विदेश नीति में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से चीन, पाकिस्तान के साथ संबंध, परमाणु नीति तथा रक्षा आधुनिकीकरण में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे पहले हमने यथार्थवादी को बताया, यथार्थवादी अप्रोच को बताया, किसके, इससे कनेक्ट करके बताया हमने। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये क्वेश्चन आए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने यथार्थवादी उपागम को बस एक्सप्लेन कर दिया और छोड़ दिया। यथार्थवादी उपागम को आपको एक्सप्लेन करना, लेकिन आपको कनेक्ट करना है भारत की विदेश नीति से। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके उदाहरण हैं 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि। तो देखिए, मैं इसमें जो क्वेश्चन बोला गया कि इसमें आलोचनात्मक विवेचन करना है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको आपने ये सिर्फ डेफिनेशन दे दिया तो ये यहाँ तक आंसर नहीं माना जाएगा। आपको इसकी आलोचना भी आपको इसकी आलोचनाएं भी बतानी होंगी, है ना। तो स्टूडेंट देखो, रियलिस्ट अप्रोच जो है नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मोरालिटी, एथिक्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कम महत्व देता है। अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ रियलिज्म से समझेंगे तो पंचशील या नॉन अलाइनमेंट और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ रियलिज्म से समझेंगे तो जो ये पंचशील है और जो ये नॉन एग्रीमेंट और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको समझना हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो यथार्थवादी उपागम भारत की सुरक्षा नीतियों को तो समझता है किंतु आदर्शवादी पक्ष की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उदारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लोकतंत्र, आर्थिक परस्पर निर्भरता तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर बल देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र केवल संघर्ष नहीं करते बल्कि सहयोग के माध्यम से भी अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं। भारत का संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, G20 तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय योगदान इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।
तो देखिए, लिबरल अप्रोच कहता है कि सिर्फ संघर्ष ही नहीं, कोऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से भारत जो है वो UN हो गया, G20, ब्रिक्स हो गया, WTO हो गया, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव रोल निभाता है। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई है ना। उदारवादी उपागम की क्या आलोचना की गई है। उदारवादी अप्रोच कोऑपरेशन की बात करता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा कोऑपरेशन पर नहीं चलती है। अब देखो, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स दिखाते हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेशन से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये उपागम सहयोग की व्याख्या करता है, परंतु शक्ति, संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों को पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाता। ओके, उदारवादी दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति में सहयोगात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है, किंतु ये सुरक्षा शक्ति संबंधी चुनौतियों को पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता। मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक समानता, वर्ग संघर्ष तथा साम्राज्यवाद के संदर्भ में समझता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकसित राष्ट्र विकासशील देशों पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं। भारत की कूटनीतिक नीति तथा उपनिवेशवाद विरोधी रुख को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो देखो, मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है। ये बताता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का पावर का जो डिफरेंस है वो फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, किसके बीच में, जो डेवलप कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का पावर का जो डिफरेंस है। ठीक है, डेवलप कंट्री यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, डेवलपिंग मतलब जो अभी प्रोसेस में है डेवलपिंग के, है ना, वो अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है या फिर कोशिश अपनी नई नई चीज़ें लेके आ रहा है। तो ये जो है इनके बीच के जो पावर है उसमें इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, अब इसका उदाहरण, नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियों का विरोध, विकासशील देशों के अधिकारों का समर्थन, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। तो इसकी भी आलोचनाएं की गई हैं। आलोचनाएं में मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक कारकों को अधिक महत्व देता है और विदेश नीति के अन्य आयामों जैसे कि संस्कृति, नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है। तो देखिए, मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है हर चीज़ को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जोड़कर देखता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करने वाले फैक्टर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी भी होती है, कल्चर भी होती है, लीडरशिप भी होती है ना, और ज्योग्राफी भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मार्क्सवादी उपागम आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व देता है तथा अन्य निर्धारकों की उपेक्षा करता है। ओके, निर्भरता उपागम, डिपेंडेंसी अप्रोच, निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विश्व व्यवस्था में विकसित और विकासशील देशों के बीच असमान संबंध विद्यमान है। विकासशील देशों की विदेश नीति पर आर्थिक निर्भरता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने का प्रयास किया, किंतु ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक शक्तियों के साथ उसके संबंधों को इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। तो देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि जो डेवलप कंट्री है वो जो डेवलपिंग कंट्री है वो इकोनॉमिक रूप से डेवलप्ड कंट्री पर निर्भर रहती है, यानी कि जो विकासशील देश है वो विकसित देश पर इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से डिपेंडेंट रहती है। ओके, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी आलोचनाएं हुई हैं। इस दृष्टिकोण वैश्विक आर्थिक असमानता को स्पष्ट करता है, किंतु भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्र की बढ़ती सामरिक और आर्थिक क्षमता की पूर्ण व्याख्या नहीं कर पाता। तो देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है कहती है कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री पर निर्भर रहती है, लेकिन आज भारत जैसे देश सिर्फ निर्भर नहीं है बल्कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो यह उपागम विकासशील देशों की सीमाओं को तो स्पष्ट करता है, लेकिन भारत जैसी उभरती शक्तियों की बढ़ती भूमिका को पूरी तरह नहीं समझ पाता। ओके, जटिल परस्पर निर्भरता उपागम, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अप्रोच, रॉबर्ट
क्यूहाने रॉबर्ट क्यूहाने और जोसेफ नाई द्वारा प्रतिपादित यह उपागम आधुनिक वैश्विक राजनीति को समझने का यह महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से भी यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान तकनीकी सहयोग करते हैं, इस वजह से ये जुड़े हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा संबंधी समझौताएं। तो देखिए, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सिर्फ मिलिट्री पावर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, एनवायरनमेंट और साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो एग्ज़ाम में हमेशा लिखे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को किसी एक अप्रोच से नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अप्रोच है, ये अप्रोच ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये मानकर चलती है कि कंट्रीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। रियलिटी में मिलिट्री पावर और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये उपागम आर्थिक एवं तकनीकी संबंधों की व्याख्या करता है, किंतु शक्ति राजनीति की वास्तविकताओं को कम महत्व देता है। भारत की विदेश नीति का समग्र विश्लेषण। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी एक उपागम के माध्यम से भारत की विदेश नीति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक तरफ रियलिज्म एक तत्व है, तो दूसरी तरफ लिबरलिज्म और आइडियलिज्म का भी प्रभाव देखने को मिल। इसीलिए अधिकतर विद्वान भारत की विदेश नीति को एक बहुआयामी और समग्र दृष्टिकोण से देखने की सलाह देता है। ओके, चलिए, अब इसके बाद एंड में ये कंक्लूज़न आप लिखना ना भूलें, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं आपको इसमें उदाहरण ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के बता रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं एक एक चीज़ बैठकर बताने लगी तो वैसे भी बहुत कम टाइम है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करूँगी तो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये मोटिव है कि सारे क्वेश्चंस को आपका एग्ज़ाम आपकी जो एग्ज़ाम है 12 जून को है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन मैं कवर कर दूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप खुद वो पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस देश की होगी, किस मुद्दे पर सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे, ये फैसला अचानक नहीं लिए जाते। इन फैसलों के पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा सवाल उठता है कि क्या किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या सिर्फ उसके नेता जो होते हैं क्या वही तय करते हैं? जवाब में है नहीं। फॉरेन पॉलिसी पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट सबका प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब हम एक एक डिटरमिनेंट्स को समझते हैं। ये जो इंट्रो है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का इंट्रो लिखा जाता है क्वेश्चंस के, ठीक है। बाकी हम हेडिंग पे चलते हैं। पहला डिटरमिनेंट्स है भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। भूगोल की विदेश नीति का सबसे स्थायी निर्धारक माना जाता है। प्रसिद्ध विद्वान नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इसमें जो नेपोलियन ने कहा कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी ज्योग्राफी से निकलती है ना। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसकी ज्योग्राफी से निकलती है। अब भारत की ज्योग्राफी देखिए, उत्तर में चाइना है, ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में इंडियन ओशियन है। अब सवाल ये है कि इसे फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है। चाइना के साथ 1962 का युद्ध हुआ, ठीक है, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए। इसलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रही है। तो दूसरी तरफ भारत जो है इंडियन ओशियन के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है। ओके,
ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट में से एक है। इसी वजह से भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक पॉलिसी पर बहुत ध्यान देता है। यानी भारत का ज्योग्राफी उसकी प्रायोरिटीज़ तय करता है। तो इसकी आलोचना क्या की गई है, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये प्रभाव मैंने आपको भी बता दिया। उदाहरण, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती सक्रियता, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स रणनीति के प्रति भारत की प्रतिक्रिया, पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसकी आलोचनाएं क्या की गई है, यहाँ एक यह बात समझनी होगी, क्या सिर्फ ज्योग्राफी ही फॉरेन पॉलिसी को तय करती है? भाई बिल्कुल नहीं। आज के ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सिंगापुर और इजराइल जैसे छोटे देशों ने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा प्रभाव डाला है। इसलिए ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंस डिटर्मिनेट्स है, लेकिन फाइनल डिटर्मिनेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक विरासत, हिस्ट्रिकल लेजेसी। भारत की विदेश नीति पर उसके ऐतिहासिक अनुभव का गहरा प्रभाव पड़ा है। लगभग 2 शताब्दी तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अनुभव, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध, महात्मा गांधी के अहिंसा एवं शांति के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण। उदाहरण क्या है, गुटनिरपेक्ष नेम में भारत की अग्रणी भूमिका, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का समर्थन, रंगभेद के विरोध भारत का संघर्ष। तो अब हम आते हैं हिस्टोरिकल लेजेसी पर। कोई भी देश अपना इतिहास पीछे नहीं छोड़ सकता है। भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर रहा है। इस अनुभव ने भारत की सोच को गहराई से प्रभावित किया। जब भारत आज़ाद हुआ तब उसने कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म और रैडिकल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया। इसी वजह से भारत ने अफ्रीका और एशिया के नए आज़ाद हुए देशों का सपोर्ट किया। इसी वजह से भारत नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का नेता बना। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी में फ्रीडम स्ट्रगल की छाप साफ दिखती है। ओके, अब इसकी आलोचनाएं भी की गई हैं। प्रारंभिक दशकों में आदर्शवाद और नैतिकता का प्रभाव अधिक था, किंतु समय के साथ राष्ट्रीय हित और रणनीतिक यथार्थवाद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर आज भी भारत सिर्फ अपने कॉलोनियल पास्ट को लेकर बैठा रहे तो क्या वो एक ग्लोबल पावर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए हिस्टोरिकल लेजेसी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को प्रेजेंट रियलिटीज़ के हिसाब से भी बढ़ाना पड़ता है। इसी वजह से भारत आज अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी कर रहा है। ओके, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक विकास किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। विदेश नीति को आकर्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यापारिक संबंधों का विस्तार, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग प्राप्त करना। तो देखो क्या था पॉइंट, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखो 1991 में भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट आया था, है ना। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारत ने समझा कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बिना ग्लोबल इन्फ्लुएंस संभव नहीं है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट लाना, ट्रेड बढ़ाना, टेक्नोलॉजी लाना और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। इसलिए भारत गल्फ कंट्रीज़ से ऑयल के लिए संबंध रखता है, अमेरिका और यूरोप से टेक्नोलॉजी के लिए संबंध रखता है, अफ्रीका से रिसोर्स और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए रिलेशन रखता है। तो आज की फॉरेन पॉलिसी को समझना है तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब इसकी भी आलोचनाएं हुई है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक गेंस के लिए बनने लगे तो मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल कमिटमेंट्स पीछे छूट सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एथिकल कमिटमेंट्स के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। ओके, आज की वैश्विक युग में आर्थिक कूटनीति विदेश नीति का केंद्रीय तत्व बन चुकी है। हालांकि आर्थिक
हितों के कारण कई बार नैतिक और वैचारिक प्रतिबद्धताओं में संतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू राजनीतिक एवं जनमत, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ओपिनियन। विदेश नीति केवल बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती बल्कि घरेलू राजनीतिक परिस्थितियां भी इसे प्रभावित करती है, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत की भूमिका, राजनीतिक दलों की विचारधारा, राज्य की क्षेत्रीय आकांक्षाएं, मीडिया और नागरिक समाज का प्रभाव। तो अब एक डिटरमिनेंट जिसे स्टूडेंट अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी में फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमेट्स नहीं बनाते, पॉलिटिक्स पार्टीज़, मीडिया, प्रेशर ग्रुप और स्टेट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, श्रीलंका इशू में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का प्रभाव भारत की पॉलिसी पर देखा गया। बांग्लादेश के साथ तीस्ता वाटर एग्रीमेंट में वेस्ट बंगाल की कंसर्न्स महत्वपूर्ण बनी। यानी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इंटरनेशनल नहीं होती, उसके डोमेस्टिक डायमेंशन भी होते हैं। ओके, अब इसकी आलोचना क्या की गई है। लेकिन जब एक बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रैशनल इंटरेस्ट के रास्ते भी आ सकती है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स गेन के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस और मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, राष्ट्रीय हित को विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। यथार्थवादी विद्वानों के अनुसार विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संवर्धन है। राष्ट्रीय हित के प्रमुख आयाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिष्ठा और सामरिक स्वायत्तता। तो देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स पर है। पता है, मैं अक्सर स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए ना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण डिटरमिनेंट्स कौन सा होता है, तो बिना सोचे समझे नेशनल इंटरेस्ट लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का अंतिम लक्ष्य नेशनल इंटरेस्ट की ही रक्षा करना है। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना ही मेन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट, अब आप पूछोगे नेशनल इंटरेस्ट में क्या आता है? नेशनल इंटरेस्ट में देश की सुरक्षा आती है, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय संबंध और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आती है। मान लीजिए कोई देश भारत का दोस्त है, लेकिन अगर कल वही देश भारत के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे तो भारत को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड नहीं, इसलिए नेशनल पॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स कोई नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसकी आलोचनाएं क्या की गई हैं कि लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है जहाँ इसकी आलोचनाएं आ जाती हैं। नेशनल इंटरेस्ट एक फिक्स्ड कंसेप्ट नहीं है। नेहरू के समय नेशनल इंटरेस्ट कुछ और था और मोदी गवर्नमेंट के समय नेशनल इंटरेस्ट की प्रायोरिटीज़ कुछ और है। यानी नेशनल इंटरेस्ट भी समय के साथ बदलता रहता है। ओके, इसलिए फ्रेंड्स, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी को किसी एक डिटरमिनेंट से के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। ज्योग्राफी हमें लोकेशन देती है, हिस्ट्री हमें डायरेक्शन देती है, इकोनॉमी हमें स्ट्रेंथ देती है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमें लेजिटिमेसी देती है, और नेशनल इंटरेस्ट इन सबको एक लक्ष्य देता है, ठीक है। यही कारण है कि अधिकतर विद्वान भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक मल्टी डायमेंशनल और डायमेटिक पॉलिटी के रूप में देखते हैं, जो बदलते हुए ग्लोबल और डोमेस्टिक परिदृश्य के साथ लगातार विकसित होती रहती है। इसके बाद ही आप कंक्लूज़न पढ़ लीजिएगा। ध्यान रहे, सारे क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में इंट्रो लिखना है और एंड में कंक्लूज़न लिखना है। ये दो मेन चीज़ आपको नहीं भूलना है। बीच में जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब आप किसी विषय को समझ लेते हैं ना, तो उसे याद रखने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। इसीलिए पढ़ने से अधिक समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और एक बात बताना चाहूँगी, ये वीडियो का ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। सेकंड पार्ट जब मैं अपलोड करूँगी तो एक साथ उन दोनों की PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, चलिए, थैंक यू।